हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर हमारा है जीव और समष्टियाँ यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखिए जीव व समष्टियों में सबसे पहले जो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे तो इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के ऊपर आज की इस वीडियो आधारित है। और इस पर आज हम देखेंगे इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी की डेफिनेशन, साथ ही साथ इकोलॉजी की जितने भी ब्रांचेस या शाखा हैं उनके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के आज इकोलॉजी के ऊपर बेसिक वीडियो आपको हम कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात की जाए यदि पारिस्थितिकी की यानी इकोलॉजी की, तो देखिए इकोलॉजी की यदि नॉर्मली हम परिभाषा देखें तो देखिए किसी भी जीव तथा उसके पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले परस्पर संबंधों के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। एक नॉर्मल तौर पे यदि हम समझें तो कोई भी जीव है तो उस जीव का पर्यावरण के साथ यानी इन्वायरमेंट या वातावरण के साथ क्या आपस में रिलेशन है, इसमें जो आपस में संबंध है जीवों का पर्यावरण के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से पारिस्थितिकी कहते हैं। देखिए पारिस्थितिकी की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रकार से दी है। सबसे पहले देखिए एक अर्नेस्ट हेकल नामक जो साइंटिस्ट हैं, तो अर्नेस्ट हेकल ने क्या कहा, तो हेकल के अनुसार यदि हम देखें तो देखिए हेकल ने क्या कहा कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों एवं उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी जो हेकल की परिभाषा है वो एक नॉर्मल डेफिनेशन से मिलती जुलती है। हेकल का कहना भी यही है कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का यानी ऑर्गेनिज्म का, तो जीवधारियों का यानी जितने भी जीवधारी हैं उनका, और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट या वातावरण या पर्यावरण है उनके मध्य आपस में जो पारस्परिक संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी शाब्दिक तौर पर आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो पारिस्थितिकी होती है तो किसी भी जीव का वातावरण के साथ उसके आपस में क्या संबंध है, उस संबंध को ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। देखिए एपी ओडम के अनुसार यदि हम देखें तो ओडम के अनुसार देखिए ओडम की परिभाषा क्या है कि प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो ओडम की परिभाषा थोड़ा अलग है। ओडम का कहना क्या है कि जो प्रकृति की संरचना है एवं उसके कार्यों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, यानी कि पारिस्थितिकी कहलाता है। तो हेकल की परिभाषा और ओडम की परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अक्सर आपसे पूछी जाती है। इसके बाद देखिए यदि हम देखें इकोलॉजी को बेसिक तौर पे, तो इकोलॉजी जो शब्द है हमारा ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द बना है ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है हैबिटाट, और वहीं यदि हम लॉजी से देखें तो दूसरा वर्ड क्या बना है, लोगोस। तो इकोलॉजी दो ही शब्दों से मिलकर बना है, पहला है ओइकोस और दूसरा है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब कि अध्ययन करना। देखिए ओइकोस का मतलब क्या है, हैबिटेट, और हैबिटाट का मतलब क्या होता है, वास स्थान। आप ये भी कह सकते हैं कि घर का अध्ययन, लेकिन यहां पे घर के अध्ययन से मतलब नहीं है। यहां पे देखिए क्या है, यदि आप यहां पे समझना चाहें तो देखिए इकोलॉजी का कहना क्या है कि जैसे मान लीजिए जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट में दो प्रकार के कंपोनेंट यानी कि घटक होते हैं। एक तो जो घटक होता है वो होता है जैविक घटक यानी कि जिसको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। तो एक घटक जो होता है वो होता है बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा जो होता है वो होता है एबायोटिक कंपोनेंट। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है और बायोटिक कंपोनेंट होता है, तो देखिए बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत जैसे कई सारी चीजें आती है। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, लिविंग आएंगे, जितने भी लिविंग जीव होंगे यानी जितने भी सजीव होंगे वो सब किस में आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। वहीं यदि एबायोटिक कंपोनेंट की यदि हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से जैसे आपका लाइट हो गया, प्रकाश हो गया, इसके अलावा जो टेम्परेचर होता है, तापमान भी किसके अंतर्गत आएगा, ये भी किसके अंतर्गत है, एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत। इसके अलावा जो आर्द्रता होगी, नमी होगी, मृदा होगी, ये सभी के सभी, आप मृदा भी यहां पे लिख सकते हैं। तो जितने भी सॉयल, तो देखिए जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट हैं, आप ऐसी भी परिभाषा समझ सकते हैं कि जैसे इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगोस।
तो ओइकोस का मतलब क्या होता है? हैबिटाट का मतलब होता है कोई भी वास स्थान, मतलब जहां पे कोई भी जीव निवास करता है। पर यहाँ पे यदि हम आप जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एरिया है, तो उसमें दो ही प्रकार के मुख्य रूप से घटक होंगे, एक तो होगा बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक कंपोनेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यह भी इकोलॉजी कहलाएगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सजीव का निर्जीव के मध्य क्या संबंध है। इसके अलावा आप ऐसा भी कह सकते हैं जैसे मृदा का संबंध जो है तापमान से कैसा। तो इस प्रकार से आपस में ये जो संबंध है बायोटिक व अबायोटिक कंपोनेंट के मध्य, यही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। तो इकोलॉजी क्या होता है यदि आप शाब्दिक तौर पे समझें तो किसी प्रकार से जीवधारियों का वातावरण के साथ जो संबंध होता है वही एक प्रकार से क्या है? इकोलॉजी है, यानी कि पारिस्थितिकी होता है। अब यदि यहां पे हम देखें तो देखिए इकोलॉजी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया था। साथ ही साथ यदि हम देखें कभी कभी पूछा जाता है इकोलॉजी के जनक कौन है, तो इकोलॉजी का जनक जो है रिटर को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए फिर कभी कभी भारतीय इकोलॉजी के जनक भी पूछा जाता है, मतलब इंडियन इकोलॉजी के जनक। तो देखिए भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी। तो प्रोफेसर रामदेव जो मिश्र हैं ये क्या कहलाते हैं? भारतीय इकोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। इसके बाद देखिए हम पारिस्थितिकी की जितनी भी शाखाएं हैं तो मुख्य शाखाओं के बारे में यहां पे देखेंगे। सबसे पहले पारिस्थितिकी की जो शाखा है वो है स्वपारिस्थितिकी, इसको हम ऑटो इकोलॉजी भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है ऑटो, ऑटो का मतलब आपको याद रखना है कि एक। तो देखिए ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत क्या होगा कि इसके अंतर्गत बेसिकली एक ही कोई जाति होगी और उसी एक जाति के जीव और उनके पर्यावरण में जो पारस्परिक संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। मतलब स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्वपारिस्थितिकी मतलब कोई एक ही जाति है और उसी एक जाति के जितने भी जीव हैं उनका वातावरण के साथ क्या संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर के ऑटो इकोलॉजी में हम किसी एक ही जीवधारी के एक ही जाति के जीवों और उनका वातावरण के साथ जो रिलेशनशिप है उनकी स्टडी करते हैं। इसके विपरीत देखिए दूसरा जो है सामुदायिक पारिस्थितिकी, यानी इसको हम कहते हैं सिन इकोलॉजी। तो सिन इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इसमें कई सारी जातियां आपस में होगी। तो इसके अंतर्गत देखिए किसी विशेष वातावरण में निवेश करने वाली विभिन्न जातियों या जीव समुदायों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब सामुदायिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम किसी पर्टिकुलर यहां पे एक जाति नहीं है, बल्कि सामुदायिक पारिस्थितिकी की जब बात आती है तब यहां पे कई सारी जातियां आ जाती है। तो सामुदायिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत कई सारी जातियां आती है और उन सभी जातियों के जो जीव हैं उनका वातावरण के साथ, इन्वायरमेंट के साथ क्या संबंध है उनकी स्टडी की जाती है। शाब्दिक तौर पे यदि आप समझे तो सामुदायिक पारिस्थितिकी का मतलब है कि कई सारी जातियां होगी और उन जातियों के जो भी जीव हैं उनका वातावरण के साथ क्या संबंध है उनकी स्टडी की जाती है। मतलब कई सारी जीव जातियों की स्टडी की जाती है वातावरण के साथ उनके संबंधों की, तो उसे हम सामुदायिक पारिस्थितिकी कहते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं जीन पारिस्थितिकी की, तो देखिए इसके अंतर्गत बेसिकली एक ही समष्टि की प्रजातियों के आनुवांशिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। जीवों के अंदर उपस्थित किसी भी एक ही जाति के जितने भी प्रजातियां हैं उनके जो आनुवांशिक संगठन है, यानी कि आप कह सकते हैं जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी स्टडी की जाती है। तो जीनों से संबंधित जो आनुवांशिक संगठन है उनकी स्टडी की जाती है किसमें? जीन पारिस्थितिकी के अंतर्गत। इसके बाद देखिए समष्टि पारिस्थितिकी मतलब पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब क्या है कि देखिए इसके अंतर्गत जीवों के विभिन्न समूहों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आपस में कई सारे जीव होंगे और उन जीवों के आपस में क्या संबंध है प्रकृति के साथ भी और आपस में भी क्या संबंध है उन जीवों का, उनका अध्ययन करना ही पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है। मतलब पारिस्थितिकी में जो आपस में जीव हैं उनके अंतर संबंधों की यदि हम बात करें, यानी आपस में संबंध का अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत, तो पारिस्थितिकी की उस शाखा को समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं।
देखिए इसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी, मतलब इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो देखिए इकोसिस्टम इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी में क्या किया जाएगा कि इसके अंतर्गत जो भी इकोसिस्टम है, पूरे के पूरे इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इकोसिस्टम इकोलॉजी, मतलब इसके अंतर्गत पूरे इकोसिस्टम की इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे आपको पारिस्थितिकी से संबंधित जो बेसिक टर्म है और यहां पे पारिस्थितिकी की जितनी भी शाखाएं हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।